Hello everyone, my name is Prakhar and I am going to teach you geography. तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरी स्कूलिंग उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हुई हुई है और हाल ही में मैंने 2022 के दिसंबर एग्ज़ाम में यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। आप चाहे तो मेरे बारे में स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी जानने से पहले जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर इन सब के बाद हम अर्थ की जो लेयर्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि कैसे हमने उन्हें डिवाइड किया हुआ है। क्रस्ट क्या है, अपर मेंटल क्या है, लोअर मेंटल क्या है, कोर क्या है, और किस तरह से उन्होंने अर्थ के जो वॉल्यूम है कितना उन्होंने कवर किया हुआ है। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में चलेंगे, फिर जानेंगे कि हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं। फिर थोड़ा सा थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, फिर डेंसिटी के बारे में जानेंगे, अर्थ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, डायरेक्ट सोर्सेज इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में समझेंगे। फिर धीरे धीरे वन बाय वन क्रस्ट को, मेंटल को, एस्थोनोस्फेयर क्या है, आउटर कोर, सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं, अर्थक्वेक क्या है, सिस्मिसिटी से हम क्या समझते हैं, टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, अर्थक्वेक सॉन्ड क्या होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज, इन सभी को हम देखेंगे। कॉजेस क्या होते हैं, बॉडी वेव्स क्या हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अर्थ जो है हमारी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है जियोइड है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हमारी जो अर्थ का एज है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ। तो हम जब अपने अर्थ के बारे में समझेंगे तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, आखिर ये कैसे जन्मा। तो इन सब चीजों के बारे में हम किस तरह से जान पाएंगे, जब हम पहले अपनी अर्थ को समझेंगे। जब तक हम अपनी अर्थ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमारे अर्थ के बाहर यानी सोलर सिस्टम में कैसे चीजें फॉर्म हुई, कैसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आए, कैसे जोवियन प्लेनेट आए, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, हमारी अर्थ पे ये है, हमारी अर्थ पे हम ये रहने योग्य कैसे कंडीशन फॉर्म हुई। इन सब के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम अपनी अर्थ को समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले बनी हुई है। डायमीटर हमारा 12,742 किलोमीटर है। हमारी अर्थ के दो रेडियस हैं, जिसे हम एक इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं और एक हमारा होता है पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो हमारा 6,378 किलोमीटर है, और जबकि जो पोलर रेडियस है वो हमारा 6,357 है। ठीक है। स्पीड जो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो उसकी स्पीड क्या है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दो तरह की स्पीड होती है, एक एक्सियल स्पीड होती है जो कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, और एक होती है ऑर्बिटल स्पीड, जो पृथ्वी अ, अपनी ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है और अपनी घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। तो उसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, जो कि 1,07,280 किलोमीटर। और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर एक डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, तो आप अभी जो हमारे हिसाब से जो कंडीशन है हम लोग इसे देख सकते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो उसके बाद हमारे कितने ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ओशियंस हैं उनका जो सरफेस है वो इंक्रीज, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो भी आसपास के आइलैंड नेशन कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे डूबना शुरू कर देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझते हैं।
तो अर्थ को स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम अपनी जो अर्थ है उसे किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो सपोज जैसे हम सभी ने अंडा खाया होगा, अगर जो लोग नहीं भी खाते हैं आई थिंक उन्होंने देखा तो जरूर ही होगा। तो जैसे अंडा होता है, अंडे के ऊपर का जो लेयर होता है उसे क्रस्ट बोल सकते हैं, जो सेम हमारे पृथ्वी का होता है। देखते हैं आप लोग कितना पतला सा होता है वो, तो वो क्रस्ट कहलाता है, उसे हम क्रस्ट मान सकते हैं। और फिर जो व्हाइट पार्ट होता है उसे हम मेंटल कह सकते हैं, उसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। और जो पीला भाग होता है जिसे हम यॉक कहते हैं, वो होती है हमारी कोर। उसे भी फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करें तो इनर कोर और आउटर कोर, इस तरह से हम अपनी अर्थ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्रस्ट, जो कि अंडे का जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। देन मेंटल, देन आउटर कोर, इनर कोर। तो इस तरह से हम अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जब ये सोचते हैं कि हमने एक तरह से ये देख लिया, एक मतलब जनरल सी चीज को लेके, जैसे हमने किस तरह से अपने अंडे को जैसे देखा कि हाँ किस तरह से वो होता है, ऊपर पतली सी क्रस्ट होती है, फिर नीचे अंदर मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो अगर इसको हम साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, फिर कैसे साइंटिफिकली हम इसे दिखा सकते हैं या हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर हमारी जो होती है यहाँ क्रस्ट होती है। तो क्रस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट। तो धीरे धीरे जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो 2900 किलोमीटर के आसपास हम देखते हैं ये हमारा आउटर कोर शुरू हो चुका था। उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा मेंटल। मेंटल को भी हम फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। सेम वैसे ही हम आउटर कोर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये देख सकते हैं थोड़ा सा किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड किया है। 6378 किलोमीटर उसके बाद हम अपने अर्थ पे कोर तक जा सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई शिप है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप इमेजिन कर लो कि आप अर्थ के कोर तक पहुंच सकते हो। वैसे तो पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी इमेजिन कर लिए। तो हमें इतना अंदर जाना होगा अर्थ के कोर तक पहुंचने के लिए। वही चीज है इसमें दिया हुआ है हमारा क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड कोर। और सेम इसी तरह से जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर को भी हमने इसी तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये है बेसिकली हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, हालांकि एक जनरल सा इंट्रोडक्शन टाइप के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लें कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। और उसके बाद जो हमारा मेंटल का एरिया है वो 84% कवर करता है। और जो हमारे कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 15% को कवर करता है। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम समझते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है हमने उसे थ्री मेन लेयर में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हमने पहले भी अभी समझा। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, एंटी कोर क्या होता है। हमने इन तीन पार्ट में हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पतला पार्ट होता है उसे हम सबसे पतला पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। देन मेंटल एंड द कोर। वही चीजें हैं जो हम अभी आगे अपनी इजी लैंग्वेज में समझ चुके हैं। तो मैंने वही बताया कि कोर है 15% कवर करता है, क्रस्ट 1% एरिया कवर करता है एंड द मेंटल ऑक्यूपाइज 84% एरिया। सबसे ज्यादा मेंटल ही कवर करता है 84% एरिया। अब बात ये आती है कि हम अपनी अर्थ को स्टडी क्यों करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की तो हमें इसलिए जरूरत है कि हम अपनी जो अर्थ पे कई तरह के जो मूवमेंट होते हैं, कई जो जियो फिजिकल फेनोमेनाज हैं, हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी अर्थ को नहीं जान पाएंगे तो हम इन सब चीजों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें इन सब चीजों को जानने के लिए अ, हमें इन सब चीजों को जानने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जो वोल्केनिज्म क्या है, अर्थ के क्या है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, ये जियो फिजिकल फिनोमेना को नहीं समझेंगे, हम अपनी अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ता है कि हम अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझेंगे, उसके बाद ही हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो हम अपने वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट ऑन द सोलर सिस्टम,
तो हमारा जो सोलर सिस्टम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे है। तो हमें इन सब चीजों को जानने के लिए हमें अपनी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई वहां पे कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी अर्थ फॉर्म हुई है। और सेम लगभग कुछ ही अप्स एंड डाउन होंगे जो कि हमें हर जगह पे देखने मिलते हैं। जैसे हमारा मरकरी है, मार्स है, वीनस है, तो ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन ऐसी ही होगी, सेम टाइप के मिनरल्स हमें वहां पे मिलेंगे। फिर हम क्या जानते हैं डीप सी मिनरल्स के बारे में, कि जब हम अपनी अर्थ के बारे में जाएंगे तो कुछ कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं। कुछ वो ओशन में मिल सकते हैं, तो कुछ हमें अपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे मिल सकते हैं। तो इन सब के जो कि हमारे इन सब के बारे में जानने के लिए हमें पृथ्वी के बारे में जानना ही पड़ता है। और ये हमारे आज के डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यूरेनियम हमें मिला, तो यूरेनियम हमको कोई हमेशा से थोड़ी ना पता था। कि हम लोगों ने अर्थ के बारे में जानना शुरू किया तो यूरेनियम से क्या क्या बने। आज के टाइम पे तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम उसे यूज करते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम इन्हीं सब चीजों से जान पाते हैं, कि जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, हम इसी के बारे में, अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जान पाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है, जब हम अर्थ के अंदर की ओर जाने लगते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द जो अर्थ है वो 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ जाता है। सपोज हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही हम 43 किलोमीटर पे पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे 1000 डिग्री पर 1000 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, जो कि सरवाइव करना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है, तो आप खुद ही सोचिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या कंडीशन होगी। फैक्ट अबाउट थर्मल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो जो हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे या फिर किसी भी चीज से हमने उसको मेजर करने की कोशिश करी होगी, जो कि बेसिकली वेव्स के माध्यम से ही हम लोग कर पाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि 1100 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो 100 किलोमीटर के आसपास होता है। 1100 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो 100 किलोमीटर की रेंज, 100 किलोमीटर पे हमें मिलता है। और 400 से 700 किलोमीटर की जब एस्टिमेटेड जो भी मतलब डीप हम लोग जाएंगे, तो हम लोग ये देखते हैं 1500 से 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। और मेंटल एंड आउटर कोर के जो बीच होती है, जहाँ पे जो मेंटल है और आउटर कोर जो है, वहां पे टेम्परेचर को जो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे जो डेप्थ होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जैसे जो हम लोग थर्मल मतलब टेम्परेचर के बारे में जैसे जान रहे हैं, तो हम लोग को एक चीज तो ये पता चल रही है कि हाँ पृथ्वी तो अंदर से गर्म है। तो इन सब चीजों का कैसे कैसे पता चल पा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से ये पता चल रहा है कि जो हम लोग वेव्स भेज रहे हैं, जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि वोल्केनो है, अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इन्हीं सब चीजों से तो पता चल ही रहा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है। 6000 किलोमीटर के आसपास 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जो कि हमारी जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारी इनर सॉलिड कोर है, इनर कोर है जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, उसका जो टेम्परेचर है, वो जो सन के आउटर लेयर जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, वहां का टेम्परेचर लगभग से अप्स एंड डाउन होंगे। अप्रॉक्स ऐसे वैसे कोरोना का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और हम यही देख सकते हैं 6000 किलोमीटर की डेप्थ पे 5000 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रहा है। तो मोटा माटी ये समझ में हम लोग को ये मतलब पता चल रहा है कि हमारी जो अर्थ है वो आज भी उतनी ही गर्म है जितना कि सन के आउटर लेयर गर्म है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना है कि आखिर अब हमारा अभी जैसे हम लोग का प्रथम लोग क्रस्ट पर ही तो रहते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग को फील कर रहे हैं कि हाँ 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम लोग तो ठंडी गर्मी फील कर रहे हैं। बट अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अर्थ की डेंसिटी, तो अर्थ की जो डेंसिटी है पूरे होल प्लेनेट पे हम लोग 5.52 मानते हैं। बट अगर हम
लेयर्स के फॉर्म में कंपेयर करें तो हर जगह जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। क्यों? इसका रीजन ये है कि हर जितने भी अर्थ के मतलब इनर कोर तक का जितनी भी डेंसिटी है वो अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि कई सॉरी क्योंकि कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो हम अपनी क्रस्ट पे भी कुछ पाए जाते हैं, कुछ मेंटल में मिलते हैं एंड कुछ इनर कोर में होते हैं। अभी उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये वही हम देखते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है इतना डिफर क्यों क्यों इस तरह से मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो जो डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती है, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द डेप्थ, मतलब कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो ये चीजें सबसे पहले किसने शुरू की थी? फर्स्ट टाइम ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश 1798 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था। और जो उन्होंने कैलकुलेट किया उसका जो बेस था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरह से उन्होंने इस चीजों को मेजर करने की कोशिश करी। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारी जो क्रस्ट है, मेंटल कोर, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। बट एक सबकी डेंसिटी तो याद करना मुश्किल है, या फिर याद करी भी जा सकती है, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं। बट एक एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं कि एवरेज डेंसिटी क्या रहेगी। तो एवरेज डेंसिटी जो है हमारी अर्थ की वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि जो क्रस्ट पे है 2.7 से 2.9 ग्राम रहती है, सी फ्लोर पे 3 ग्राम तक हो जाती है, अपर मेंटल में 3.9 है एंड लोअर मेंटल में 5, और आउटर कोर 11 एंड इनर कोर 12.9। अब हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जितना भी अर्थ के अंदर जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो जैसे हम 100 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? 3.38 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है। 1000 पे हम देख रहे हैं 4.58 हो जाती है। 2900 पे हम देख रहे हैं 9.90 हो रही है एंड 6371 पे 13.09 हो रही है। तो ये सब चीजें तो हमें ऐसे ही पता, ऐसा तो नहीं पता चल पाएंगी। हमारी अर्थ के अंदर कई सारे मिनरल्स, कई सारे एलिमेंट हैं जो इन डेंसिटीज को बढ़ाते जाते हैं। तो हम एक एवरेज डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं जो कि 5.52 है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। और इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं कि डेप्थ के साथ कैसे डेंसिटी बढ़ रही है। कुछ पॉइंट तक डेंसिटी बढ़ती है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रह के, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, फिर 4 है, बहुत ही माइन्यूट सी बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, फिर एकदम से 9 बढ़ रही है। तो ये है, इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं एकदम से डेंसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। सेम यही है कि हम जब डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। टेम्परेचर का भी सेम सीन यही है कि टेम्परेचर हम अर्थ के अंदर जाते जाते हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इस फिगर से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पे, मतलब होल अर्थ पे जो मिनरल्स हैं वो कौन से हैं और क्रस्ट पे कौन से हैं। तो होल अर्थ पे हम देख सकते हैं कि 30% ऑक्सीजन है, और जबकि क्रस्ट पे 46% ऑक्सीजन है। उसके बाद होल अर्थ पे आयरन 35% एंड सिलिका 28%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल अर्थ पे आयरन 35% होता है, ऑक्सीजन 30, सिलिका 15, मैग्नीशियम 13, निकिल 2.4, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अर्थ क्रस्ट पे हम बात करें तो ऑक्सीजन 46%। ऑक्सीजन यहाँ जो है सेकंड नंबर पे 30%, और वहीं क्रस्ट पर 46% पाई जाती है। सिलिकॉन जो है वो 28% होता है, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 6%। हम देख रहे हैं कि अर्थ के क्रस्ट पर आयरन है मात्र 6%, और जो कि आयरन हमारे होल अर्थ पे 35%। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? ये सब चीजें हम जब तक अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम ये नहीं पता चल पाएगा। तो हैवी मिनरल्स, हैवी मेटल्स जो होते हैं, हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो अर्थ के कोर पे कलेक्ट हो जाते हैं। जब हमारी अर्थ जो है वो घूम रही थी, जब जैसे कि हम कई सारे उसमें स्टडीज में पढ़ते हैं हमारी ओरिजिन ऑफ द अर्थ में, कि गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट ने दिया है, और बाइनरी स्टार रसेल ने दिया।
तो इन सब लोगों ने यही बताया कि जब अर्थ हमारी फॉर्म हो रही थी तो एक पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे एक क्लाउड बने, नेबुलर क्लाउड्स बने। फिर वो रोटेट करते 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 जो हैवी मेटल्स थे, हैवी मिनरल्स थे, वो एक जगह कलेक्ट हो गए, जिनसे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बने। तो उनका जो जिन उनका मतलब कोर में वो जो हैवी मेटल्स हैं वो कोर में जमा हुए। तो जितनी भी हैवी चीजें हैं वो हमारे कोर में हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी हम लोग इसके आगे में पढ़ेंगे सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, नीफे क्या है, ये सब हम अभी आगे देखते हैं। अर्थ की डेंसिटी को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कि हम जब अर्थ पे ड्रिल करते हैं या माइन करते हैं तो हमें उससे रॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। और कई सारी चीजें होती हैं जैसे कि गोल्ड माइंस वगैरह हैं। जब माइन वगैरह खोदी जाती हैं तो काफी गहरी तक होती हैं, कुछ कुछ तो भाई किलोमीटर्स में होती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में 3.9 किलोमीटर तक एक माइन खोदी गई थी। 12 किलोमीटर तक सोवियत यूनियन ने कोला पेनिसुला में एक बोरहोल खोदा हुआ था, जिसे तब इस बारे में ये पता चला था कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कितनी गर्म है। जैसे जैसे वो उनके इंस्ट्रूमेंट नीचे जाते जा रहे थे, उनके जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, इतने ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो गए थे। वो जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे ही नहीं। तो जितना भी अंदर तक डीप वो मतलब खुदाई कर रहे थे, उसके बाद उनकी जो मशीन थी वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही थी, टोटली खराब हो चुकी थी। तो फिर उस प्रोजेक्ट को सोवियत यूनियन ने उसी टाइम पर फिर बंद कर दिया। और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेस से जैसे कि सिस्मिक वेव्स हैं, मेटराइट्स हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेटराइट्स इंटर करते हैं उसके बाद, या फिर कहीं पर गिर्द हम लोग अक्सर अक्सर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें सुनने में न्यूज़ में मिलता ही है कि हाँ आज यहाँ मेटराइट गिर गया, कल वहाँ मेटराइट गिर गया। तो वो जो मेटरॉइड के जो उसमें क्या रॉक फॉर्मेशन है, क्या एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है। हमारी अर्थ भी उसी का पार्ट है। तो हमें ये प्रॉपर्टीज पता चलती हैं कि हाँ उनमें उनमें क्या सिमिलैरिटीज है। ग्रेविटेशन की मदद से हम ये चीज जान सकते हैं। हमारे मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज में ग्रेविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नेटिक फील्ड से हम ये पता कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा डीप माइनिंग हो गया, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हो गए। जब अब तो बैन कर दिए गए हैं, बट पहले जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पोखरण में ही किया गया था। तो जो हमारे यहाँ पोखरण में ही किया गया था, कैसे हम लोगों ने मतलब यूएसए और कोई भी कंट्रीज हमें करने पे मना कर रहा था, बट फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये पॉसिबल हो सका। तो उन सब चीज़ों से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, जब अर्थ की अंदर से फॉसिल फ्यूल वगैरह निकाले जाते हैं तो उनसे भी हमें ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है अंदर से कैसी है। जैसे कि हमने देखा होल अर्थ पे हमारे पास 35% आयरन है, एंड अर्थ क्रस्ट पे 46% आयरन है। सिलिका 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 6%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4%। सेम एलिमेंट्स हमारे इधर भी हैं। होल अर्थ पे सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो कैसी है। तो जो क्रस्ट होती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सिर्फ 1% हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम रहते हैं, कहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ क्रस्ट पे कर रहे हैं। और ये पृथ्वी का सिर्फ 1% भाग पर है, सिर्फ 1% भाग पर। तो और इसकी टोटल थिकनेस कितनी है? मात्र 30 से 50 किलोमीटर। कहीं कहीं पे क्या होगा, जैसे कि कहीं माउंटेनियस एरिया है तो वहां पे हो सकता है कहीं ज्यादा हो, जैसे हिमालयन रीजन में देखिए 100 किलोमीटर के आसपास। और ओशनिक रीजन में, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो काफी पतली होती है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमारे, अगर हम वहां से सपोज हम ड्रिल करना शुरू करें, हालांकि पॉसिबल तो ये भी नहीं है, अगर वहां से हम, तो हो सकता है जल्दी हम ड्रिल कर पाए, जो अर्थ की ओशनिक क्रस्ट है उसे हम जल्दी से तोड़ पाए, तो हमें अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल पाएगा। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? मुश्किल से 50 से 30 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती है 50 से 70 किलोमीटर तक। तो
इस तरह से हम ये देखते हैं कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में इतनी ज्यादा वेरिएशन कि कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो काफी मोटे, मतलब उनकी जो क्रस्ट होती है काफी मोटी होती है, और जो ओशन होते हैं जो कि मतलब पानी होता है वहां पे और हम लोग अंदर जा सकते हैं पानी में, तो वहां से अगर हम ड्रिल करना शुरू करें तो वो मुश्किल से 5 से 30 किलोमीटर तक हमें मिल जाता है। तो अब क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोस्फेयर एंड क्रस्ट, मतलब कि भाई जल मंडल और हमारा लिथोस जल मंडल हो गया और हमारा ऊपर का जो भाग हो गया भूमंडल कह सकते हैं जिसे, जल मंडल है, भूमंडल है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड एरिया, हाइड्रोस्फेयर मतलब जल मंडल, हमारा पानी का एरिया। तो इनके बीच में जो हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी होती है, उसे कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, डिस्कंटीज है क्या? तो जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि हाँ, ये जो डिस्कंटीज है, ये जो वेरिएशन है, आखिर ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसका अभी कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा, तो हम उसे डिस्कंटिन्यू मान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, जो जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो हमें कॉन्टिनेंट पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो ज्यादा दिखाई पड़ती है। अर्धग्रस्त पे सिलिकॉन जो है 28%, एल्यूमिनियम है 8%। तो सेम वही चीज है, जो हमारे ऊपर का जो भाग है उसे हम सियाल कह देते हैं, और जो हमारा ओशियन का पार्ट है उसे हम सीमा कह देते हैं। सीमा बेसिकली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे 4, और होल अर्थ पे 13। सेम सिलिकॉन होल अर्थ पे 15 है, एंड सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पे 28%। तो हम लोग जो मतलब एक मीन डेंसिटी होती है, अगर हम सिर्फ क्रस्ट की बात करें, तो क्रस्ट की अगर हम सिर्फ बात करें तो मीन डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास, मात्र 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसी यही जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के जो बीच में होती है, तो इसे साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। और मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी होती, जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है, वो क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर के बीच में होती है। अब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, हम पहले तो ये जानते हैं एस्थेनोस्फेयर है क्या चीज। तो एस्थेनोस्फेयर जो होता है, तो अपर पोर्शन ऑफ अ मेंटल, अपर पोर्शन ऑफ अ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो मींस क्या होता है, वीक पोर्शन, जो काफी वीक पोर्शन होता है उसे, मतलब एस्थेनो का प्रॉपरली मीन ही है कि वीक एरिया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 80 से 200 किलोमीटर तक का जो लिथोस्फेयर है, उसके अगर हम नीचे देखें तो मात्र 80 से 200 किलोमीटर तक ये हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, हाईली विस्कस एंड मैकेनिकली वीक डक्टाइल डेंसिटी इज हायर देन द क्रस्ट। जो यहाँ की जो डेंसिटी है, जो यहाँ पे जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो क्रस्ट से डिफर होंगे, तो इस वजह से यहाँ की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो और जो हमारी जो क्रस्ट है बेसिकली, जो क्रस्ट है, जो हमारी बेसिकली क्रस्ट है, वो इसी एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारी जो क्रस्ट है वो बेसिकली बनी किससे है, बाय प्लेट से बनी है। डिफरेंट तरह की प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट्स है, हाँ, और अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये सारी जो प्लेट्स हैं, ये आखिर ये फ्लोट ही तो कर रही हैं, एक दूसरे से टकराती हैं कहीं पे, जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है, गोंडवाना उससे अफ्रीका से अलग होने के बाद। तो ये क्या है, ये फ्लोट कर रही है। तो धीरे धीरे जो मतलब जो अर्थ एस्ट्रोनोस्फेयर में जो मोशन होते हैं, वो एज अ जो कन्वेक्टिव सेल्स होती हैं वो एक राउंड शेप में घूमती रहती है, जिसकी वजह से मोशन करना शुरू करते हैं। तो प्लेट इसी तरह से हमेशा मोशन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मतलब जो भी मैग्मा है, जहाँ पे जो भी, जैसे सपोज कि कोई भी दो प्लेट टकरा रही है, तो एक कोई जो हैवी प्लेट होगी वो उसके नीचे चली जाती है, तो उसके नीचे जाने के बाद वो आखिर कहाँ पे मेल्ट होगी, जाके वो एस्थेनोस्फेयर में जाके मेल्ट हो जाती है। तो एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो उसे ही हम लोग मैग्मा कह देते हैं, मतलब वहां पे ही तो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा का है। मैग्मा बेसिकली है क्या, वही जो चट्टाने वहां पर पिघल गई हैं, वही है हमारा मैग्मा। और ये बेसिकली होता कब है, कब निकलता है, जो वीक पोर्शंस हैं, जहाँ पे जैसे जो भी अर्थ जो ओशनिक क्रस्ट पे भी हो सकता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे भी हो सकता है।
तो वो वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पर आता है। मैग्मा जब अंदर रहता है पृथ्वी के, तो इसे मतलब ये जो वही जो मोल्टेन मटेरियल होता है इसे मैग्मा कहते हैं ना। तो मैग्मा जब अर्थ के अंदर रहता है तो इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब ये इसे अर्थ के बाहर आ जाता है, मतलब सरफेस पे आ जाता है और ये कूल डाउन होने तो इसे लावा कह दिया जाता है। चलिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मेंटल आखिर है क्या? एस्ट्रोस्फीयर्स के और नीचे चलते हैं। जैसे कि हम क्रस्ट पे आए, फिर ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आए, फिर ओशनिक क्रस्ट पे गए, अब हम एस्ट्रोनोस्फीयर पे भी आ चुके हैं। अब एस्ट्रोनोस्फीयर से और नीचे जाने की बारी है, तो अब हम जाते हैं मेंटल पे। तो चलिए, अब अपनी गाड़ी मेंटल की तरफ चलती है और हम देखते हैं आगे कि मेंटल में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। एक मिनट, अपना पेन में निकाल लेता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जो हमारी मेंटल है वो 83% एरिया को, अर्थ के वॉल्यूम को कवर करता है। और मोहो डिस्कंटिन्यूटीज जो है वो डेप्थ ऑफ 200-900 किलोमीटर है। तो 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे हम यहाँ पे मोहो डिस्कंटिन्यूटी को देख सकते हैं। तो लोअर मेंटल जो है वो हमारे लोअर मेंटल जो बेसिकली होता है वो एस्ट्रोनोस्फेयर के नीचे का पार्ट होता है। एस्ट्रोनोस्फेयर जो होता है वो हमारे अपर मेंटल का पार्ट होता है, और जो इसके लोअर मेंटल जो है वो इसके जस्ट नीचे होता है। यहाँ की जो डेंसिटी होती है वो 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है। मेंटल इज अ composed of silicate rock that are rich in iron and magnesium। यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीशियम के कंटेंट ज्यादा होते हैं। जो वैसे भी हम लोग, जैसे कि हमने पहले भी देखा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो जो हैवी मेटल्स हमें मिल पा रहे हैं। जो अर्थ की जैसे जैसे कोर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हैवी मेटल्स है, जिसकी वजह से हमारी जो इनर कोर है वो सॉलिड सॉलिड फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। इन द मेंटल टेम्परेचर रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस एट पर अपर बाउंड्री विद द क्रस्ट एंड अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस एट द कोर मेंटल बाउंड्री। मतलब जो जैसे कि धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है, मतलब आउटर कोर और लोअर मेंटल की जो बाउंड्री, वहां पे टेम्परेचर हम देख सकते हैं 4000 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज अ कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स है, इनकी वजह से ना सेल्स डेवलप होते हैं। कन्वेक्टिव मटेरियल जो होता है उनका सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो जो कन्वेक्टिव सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं वहां पे, तो वो गोल गोल घूमती हैं। ठीक है। तो एस्ट्रोनोस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा एंड इट इज लेयर ओवर द विच द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव। वही कहना चाह रहा है कि जो एस्ट्रोनोस्फेयर जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है। वहां पे जो मतलब कन्वेक्टिव सेल्स होती हैं उनकी वजह से ही जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं। तो जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है, जैसे कि हमारी गोंडवाना लैंड से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो जाके वहां से अलग हुई और यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। तो ये कैसे मूव कर, वैसा तो है नहीं कि पानी की तरफ बह जाएगी। तो ये जो कन्वेक्टिव सेल्स होती हैं, जो हम वही कहना चाह रहे हैं, वो अर्थ के जो इंटीरियर में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से जो डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है, कन्वेक्टिव मटेरियल फॉर्म हो रहा है टेम्परेचर की डिफरेंसेस से, तो उससे वो कन्वेक्टिव सेल्स डेवलप होती हैं, वही उसे फ्लोट कराती हैं। The discontinuity between the upper mantle and lower mantle is known as the Rapeti discontinuity. The portion of the metal which is just below the lithosphere and asthenosphere but above the core is called the mesosphere. आइए देखते हैं। मेसोस्फीयर जो है हमारा, ये हम देख सकते हैं कि अपर मेंटल, मतलब जस्ट एस्ट्रोनोस्फीयर के नीचे पर। एस्ट्रोनोस्फीयर भी बेसिकली अपर मेंटल का ही पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोनोस्फीयर के जस्ट नीचे से लेके जहाँ से आउटर कोर शुरू होती है, वहां से जितना भी पोर्शन है उसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं, और आउटर कोर से लेके इनर कोर तक का हम उसे बेरिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब हमने एक सीढ़ी और पार कर ली और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ आउटर कोर पर। आउटर कोर इज लाइज बिटवीन दी होल्ड ऑन अ सेकेंड। आउटर कोर जो है हमारा, उसकी जो डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक है। जो
यहाँ से जो हमारी जो डिस्टेंस हम नापते हैं, यहाँ पे 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक है हमारे आउटर कोर की, सॉरी, आउटर कोर की। उसके बाद जो एरिया बचता है वो हमारा इनर कोर का कहलाता है। तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो बेसिकली 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखने मिलती है। और जो टेम्परेचर है हमारा 4400 डिग्री सेल्सियस इन आउटर रीजन एंड 6000 डिग्री सेल्सियस इन इनर रीजन। तो देख सकते हैं कि जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है और जो टेम्परेचर भी है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, just because of the different type of density, different type of एलिमेंट। इसकी वजह से जो हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, वो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं वो हमें अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मिलते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है, और हमारी वहाँ पे कन्वेक्टिव सेल भी फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। Dynamo theory suggests convection in the outer core combined with the Coriolis give rise to the Earth magnetic field। इसी की वजह से हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उनका जन्म होता है। आउटर कोर इज इन अ लिक्विड फॉर्म। जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जबकि इनर कोर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब हमारी अर्थ बन रही थी जितने भी हैवी मेटल थे, हैवी एलिमेंट थे, वो सब कोर में डिपॉजिट हो गए। तो जितना प्रेशर पड़ा है, इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद, सपोज हमारे पास आपने देखा होगा कि कोई एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए या फिर सपोज लड्डू ले लीजिए, कोई रिलेवेंट तो है नहीं बट एक बनाया जा सकता है। जब हम उसे हर तरफ से बाइंड करते हैं, हर तरफ से उसे बाइंड करते हैं, तो देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि बेसन का लड्डू होता है, जो ऐसे तो बहुत भुरभुरा टाइप से होता है, बट उसे इतना दबाया जाता है, इतना दबाने के बाद वो कितना टाइट हो जाता है, अगर फेंक के भी मार दो तो सर ना फूट जाए किसी का, इतना टाइट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो हैवी एलिमेंट है वो कोर में जाके डिपॉजिट हो गए, तो वो जो हमारी कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। और इसका एक एक रीजन भी है कि इतना प्रेशर उस पर लगा, इतना टेम्परेचर की वजह से वो पूरा सॉलिड फॉर्म में टाइट हो गया है। हम जैसे आगे देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से मिनरल मिलते हैं। सबसे ज्यादा हमें मिलता है आयरन, आयरन मिलता है एंड निकिल मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं 80% आयरन है एंड निकिल है, जिसे हम नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब निकिल और फेरियस मतलब आयरन। डेंसिटी जो है यहाँ पे 12.6 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतना अंदर तक आने के बाद कितना ज्यादा प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम ट्रैवल करने के लिए अंदर गए तो हमारा क्या होगा, कचूमर बन जाएगा, पहले तो जा ही नहीं पाएंगे, बट अगर सपोज पहुंच भी गए, इतना टेम्परेचर कोई हमने बना लिया साइंटिस्ट लोगों ने कि इतने टेम्परेचर को वो झेल सके, तो इतनी डेंसिटी होने के बावजूद, इतना प्रेशर पड़ने के बाद क्या वो सरवाइव कर पाएगा। अभी कुछ हाल ही के पहले, आई थिंक लास्ट ईयर जून या जुलाई में, हमने ये देखा था कि टाइटैनिक जो है, कुछ लोग ओशन गेट कंपनी के टाइटैनिक को रैकेट को देखने वो लोग गए थे, और हमें ये सुनने मिला कि एक कोई कार्बन फाइबर की थी, मतलब पनडुब्बी टाइप की कह लो या सबमरीन जो भी कह लो, तो वो इम्प्लोजन करने की वजह से वो एकदम से पचक गई। इतनी गहराई पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि कोई चीज पलक झपकते ही उसका क्या होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसमें जो लोग थे उन्हें अपनी मौत के बारे में भी नहीं पता चला होगा, वो भी तब जब वो हाइड्रोस्फीयर में थे। हैं? कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, मुश्किल से 4 किलोमीटर के आसपास भी नहीं होगी। 4 किलोमीटर पे सपोज इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये तो कितना हो गया, 5100 से 6400 किलोमीटर, कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। मिली सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा उसे एकदम कोलैप्स होने में, एकदम बिल्कुल चूरा बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा उसे। अगर वैसे तो पॉसिबल तो है नहीं जाना, बट हाइपर हम लोग इमेजिनेशन में चलो जी लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये कंडीशन होगी, इम्प्लोजन होगा। तो 16% जो है ये अर्थ के वॉल्यूम को कवर करता है, और 33% मास अर्थ के मास को कवर करता है। यहाँ पे वही मैं कहने का, क्रशिंग प्रेशर कॉज बाय द ग्रेविटी फ्रेम इन द फॉर्म द बिकमिंग अ लिक्विड। जो आउटर कोर था हमारा वो लिक्विड फॉर्म में था,
और जो हमारा इनर इनर कोर था वो हमें सॉलिड फॉर्म में देते। इनर कोर इज अ सॉलिड फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में हो चुका है। 6000 डिग्री सेल्सियस आयरन कोर इज हॉट एज द सन सरफेस, मतलब कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सन के आउटर लेयर मतलब जो कोरोना है उसके टेम्परेचर के लगभग इक्वल है। मुश्किल से 400-500 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होगा, बट फिर भी जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है अंदर से आज भी उतनी ही गर्म है जितनी जो सूरज की जो आउटर लेयर है उसका टेम्परेचर है। अभी हाल ही में हमारे जो इसरो ने आदित्य L1 भेजा, तो वो आई थिंक लैग्रेंज पॉइंट 1 पर है कि आई थिंक 3 पर है। तो वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है जब वो कितनी करोड़ों में डिस्टेंस है। तो वही हम देख सकते हैं वो इतना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का है अंदर, और वही टेम्परेचर उससे लगभग आउटर लेयर का भी वही। तो हम अंदाजा इससे ये लगा सकते हैं कि पृथ्वी कितनी गर्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम लोग इसको धीरे धीरे अगर हम पढ़ना चाहें तो मतलब समझ सकते हैं कि अपनी अर्थ को, हमें अपनी अर्थ के बारे में जानना तो चाहिए। क्या है वो ऐसी चीजें कि जो हमें इतना यूनिक बना रहा है, जो अभी तक कोई दूसरे प्लेनेट ऐसे नहीं है जिसपे हम रह रहे हैं, वहां पे ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जो हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन वहां पे डेवलप हो पाए, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे हम हों, इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, और कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अर्थ में कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हैं, कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटीज हैं। तो हमें उन सब चीजों के बारे में, अपनी जब तक इंटीरियर को नहीं जानेंगे अर्थ के अंदर क्या है, तो हम अपने बाहर को भी नहीं जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या पढ़ना है आगे। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज, वही मैंने बताया कि जो कोनराड डिसकंटिन्यूटी होती है वो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। आई थिंक मुझे पहले थोड़ा सा इसे क्लीन करना पड़ेगा। इतना गंदा करने के लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप लोग को समझने में भी दिक्कत आएगा। लेट्स बिगिन। जो कोनराड डिसकंटिन्यूटी है, जैसे हमने अभी पढ़ा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहरोविसिक कंट्री जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्ट और एस्थनोस्फेयर के बीच में होती है। जो क्रस्ट है हमारी और एस्थनोस्फेयर के बीच में, इसे हम बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहरो जंबल वर्ड्स हो रहे हैं, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में होती है। जो रैपिड डिसकंटिन्यूटी है वो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस्ट्रोनोस्फेयर के जस्ट नीचे से और आउटर कोर के जस्ट ऊपर तक हम देख सकते हैं यहाँ पे मेसोस्फेयर होता है, और आउटर कोर से इनर कोर तक बेरिस्फेयर होता है, उसे हम बेरिस्फेयर कहते हैं। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो बेसिकली लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में होती है। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी हम इसे आउटर कोर और इनर कोर के बीच में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है ये हम सब अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान कैसे पा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है, अर्थक्वेक से हम जो उससे सिस्मिक वेव्स निकलती हैं उसे हम मेजर करते हैं। हम इतना खुद को डेवलप कर चुके हैं कि वो शॉक वेव खुद से भी जनरेट करके हम उन्हें मेजर कर, मतलब अर्थ के बारे में जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जो नेचुरली मतलब एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक से, हम उसे भी जान सकते हैं। आइए देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। Earthquake is a shaking or trembling of the Earth's surface caused by a seismic waves and earthquake waves. These are generated due to sudden movement, sudden release of energy in the earth crust. तो अर्थ क्रस्ट बेसिकली है क्या, हमने अभी भी पढ़ा। तो जो भी अर्थ के अंदर जो मतलब प्लेट्स होती हैं, वहां पे कोई भी मान लो टकराव हुआ या फिर वो सेपरेट हुए एक दूसरे से, तो वहां पे क्विक एनर्जी जनरेट हुई। वो जब जनरेट हुई तो उसने कुछ वेव्स को जन्म दिया। जब वेव्स वो इधर उधर अर्थ क्रस्ट की तरफ गई, ऊपर सरफेस की तरफ गई, अर्थ के अंदर तरफ गई, तो हम उन्हें उनको ही मतलब एनालाइज करके उन्हीं से समझ सकते हैं जो हमारे कि वो आखिर वो प्रोसेस कैसे हुआ। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो हमारी अर्थ सरफेस जो है वो हमारा हिलना शुरू किया। तो जब हिलना शुरू किया तो हमने ये देखा कि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी
कि उन्होंने अर्थ सरफेस पे जो भी चीज़ थी उन्हें तबाह कर दिया। तो हम ये कुछ होते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं जो, और कुछ सम शैलो फोकस, इंटरमीडिएट और डीप फोकस, हम इस तरह से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अर्थक्वेक जो है मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका मतलब शेक करना, वो बेसिकली जो एनर्जी अंदर से रिलीज होती है उसकी वजह से होता है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। और अर्थक्वेक को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है कि थोड़ा सी जो अर्थ के अंदर से एनर्जी निकली, हालांकि वो अर्थ के लिए तो बहुत छोटी होगी लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। वैसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग खुद को और चींटी से। हम लोग जब चलते हैं तो उनके लिए भी अर्थक्वेक होता होगा, और जो अर्थ की जब एनर्जी निकली तो वो हमारे लिए अर्थक्वेक है। इस तरह से हम समझने के लिए समझ सकते हैं, हालांकि इसका कोई तुक तो है नहीं, बट समझने के लिए इजी वे लैंग्वेज में इसे देख सकते हैं। जरा सा अर्थक्वेक आया और क्या हुआ इस घर का, पूरा तहस नहस। ये जापान की कुछ फोटोज है जब वहां पे अर्थक्वेक आता है। हम देखेंगे अभी आगे कैसे कैसे क्यों अर्थक्वेक जापान में इतना आता है, उसकी वजह से रोड जो है, बिल्डिंग जो है, उनका क्या हाल होता है। चलिए आगे। अर्थक्वेक की कुछ पहले समझने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी समझना होगा कि अर्थक्वेक क्या, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, आइसोसेismic लाइन क्या होती है। आइए समझते हैं। नेटवर्क ऑफ अ सिस्मोग्राफ ग्राफिक स्टेशन ऑल ओवर द रिकॉर्ड डजन ऑफ द अर्थक्वेक एवरी डे। मतलब अभी भी न्यूज में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने देखा शायद अफगानिस्तान में 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ है। तो अर्थक्वेक जो है हमेशा कहीं ना कहीं आया करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि कुछ बहुत ही कम होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, और कुछ की इतनी ज्यादा होती है कि उसका खामियाजा हम अपने अर्थ सर्कस पे अपने आसपास देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, फोकस क्या होता है, जहां पे जो जैसे कि रगड़न खाया या फिर जो भी एक्टिविटी अर्थ की प्लेट के अंदर हुआ, जहां पे मूवमेंट हुआ, तो उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस को बेसिकली सिस्मिक फोकस भी कह सकते हैं, इसे हम हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, इसे हम हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। इसके जस्ट अबव का जो सरफेस होता है इसे हम एपीसेंटर कहते हैं। जैसे कि 2015 में, आई थिंक 2015 में ही आया था, मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में था और मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो उस टाइम पे अर्थक्वेक जब आया तो हम सब अपनी आंसर शीट फेंक के एकदम भाग गए थे। तो उसका जो एपिसेंटर था वो था नेपाल में। तो हम ये देख सकते हैं कि वो क्यों आया होगा। तो क्योंकि जो हमारी हिमालयन जो रेंज है ये अभी भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसके मूव करने के पीछे क्या है, अंदर वही चीज है, कन्वेक्टिव सेल फॉर्म हो रही है, उनके मूवमेंट की वजह से प्लेट मूव कर रही है, और प्लेट मूव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनसे एनर्जी भी रिलीज हो रही है। जो वहां पे जहाँ फोकस होगा उसके जस्ट अबव एपिसेंटर हुआ होगा। तो इस तरह से हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। आइसोसिस्मिक लाइंस क्या होती है, लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट ऑफ ऑन द सरफेस वेयर इंटेंसिटी एंड द सेम। जहाँ पे जो आइसोसिस्मिक लाइंस होती हैं, जहाँ पे भी अर्थक्वेक आया होता है तो वहाँ की जो आसपास के रीजन होती है, वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है लगभग सेम होती है, इसलिए उन्हें उन पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम उन्हें आइसोसिस्मिक लाइन कह देते हैं। अर्थक्वेक स्वान से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक। जैसे कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे हम दिल्ली में कह सकते हैं कि अक्सर न्यूज में आता रहता है, हम लोग सुनते भी रहते हैं रेडियो में, न्यूज में, कि आज दिल्ली में भूकंप आया 4.3 का, 5 और 3.3 का, 2.2 का। तो ये सब जो कलेक्टिव अर्थक्वेक जो होते हैं, लार्ज नंबर में जो जो अर्थक्वेक होते हैं, इन्हें कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग अर्थक्वेक स्वार्म कह देते हैं। मतलब क्या होता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा सीन क्रिएट होने वाला होता है, कोई लार्ज अर्थक्वेक आने वाला होता है किसी टाइम पे। उसके पहले ये सब छोटी मोटी चीजें, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि किसी पहाड़ का कोई बड़ा सा टुकड़ा टूट गया, तो वो जाके एक जगह पे अटक गया, और क्या होता है वो धीरे धीरे नीचे सरक रहा होता है। मतलब गैप उसको उतना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है। तो क्या होता है जब उसके धीरे धीरे नीचे जाने लगता है तो वहां पे छोटी छोटी सी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम अर्थक्वेक स्वान समझ सकते हैं। और जब एकदम से वो कोलैप्स हो जाएगा नीचे जाके, तब हम ये जान सकते हैं कि हाँ, एक बड़ा सा अर्थक्वेक वहां पर आ सकता है। तो हमारी जो दिल्ली का जो एरिया है, मे बी
आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट फिर भी कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उनका हमेशा यही कहना है कि इस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारा जो फ्यूचर जो इंडिया का मैप है या फिर जो हमारा सरफेस है उसे टोटली चेंज कर देगा। बेसिकली यही है, अर्थक्वेक साउंड जो होते हैं स्मॉल अर्थक्वेक होते हैं, इन्हें लार्ज नंबर में हम देख सकते हैं। और धीरे धीरे इनके कॉजेस के बारे में समझ लेते हैं और कॉजेस क्या होते हैं। अर्थक्वेक साउंड समझने के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि डाइवर्जन प्लेट, कन्वर्जन प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है। तो डाइवर्जन प्लेट जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। सपोज ये कोई प्लेट है और ये कोई प्लेट है, तो ये जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे अफ्रीका में क्या हो रहा है इस टाइम पे, ग्रेट रिफ्ट वैली जो बन रही है, अफार ट्रिपल जंक्शन जैसे जो भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली जो कैसे, जैसे मान लो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये सोमालिया प्लेट है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। तो अलग होने पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो मतलब ये लोग एक दूसरे से दूर जा रही है बाउंड्रीज। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डाइवर्जन प्लेट। कन्वर्जन प्लेट क्या होती है, सपोज एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, तो क्या होता है जो हैवी प्लेट होगी, जैसे ये दोनों पास आ रही हैं, तो ये क्या होता है एक दूसरे के इसके नीचे चली जाती है। तो ये जो प्लेट है ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे हमारा हिमालय फॉर्म हुआ, तो उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग इससे समझ सकते हैं। और ये जो हैवी प्लेट होती है, ये जाके तुम्हारी ये सीधे एस्ट्रोस्फेयर में जाके जैसे मैग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बाउंड्री और भी होती है, जैसे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है, उसमें होता क्या है कि ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं, ये सपोज ये दोनों दो प्लेट्स है, ये आपस में रगड़ खाती हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, इसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, वो सेनेस्ट्रल और डेक्स्ट्रल फॉर्म में, मतलब राइट और लेफ्ट में मूव कर सकती हैं। इस तरह से हमने प्लेट बाउंड्रीज को देखा, एक्टिव स्वान्स को समझा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक के कॉज क्या होंगे, आइए जानते हैं। वही मैंने बताया, जो कि जो प्लेट्स जिस हिसाब से मूव करती हैं उसी तरह से अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक रिलेटेड टू कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड अकर्स व्हेन रॉक स्क्वीज्ड और पुश्ड टुगेदर। मतलब या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी या फिर उसमें टेंशनल फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो क्या होगा, अर्थक्वेक हम यहाँ पे देख सकते हैं। इमीडिएट कॉज मोस्ट शैलो अर्थक्वेक इज द सडन रिलीज स्ट्रेस अलोंग द फॉल्ट रप्चर एंड क्रैक। तो जो शैलो अर्थक्वेक होंगे वो हम देख सकते हैं जब जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगती हैं। Sudden slip of rock formation along a fault rupture is the crust happen to the constant change in the volume and density of a rock due to intense temperature and pressure in the earth interior। तो जो फॉल्ट रप्चर होते हैं वो किस वजह से पड़ेंगे, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी और जो अर्थ का अंदर का जो डेंसिटी और टेम्परेचर की जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो जो प्लेट्स होती हैं उनमें जो कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से मूवमेंट होती है, वो उस प्लेट्स को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक हमारे जनरेट होते हैं। और ये कुछ प्लेट्स जैसे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, कन्वर्जन प्लेट, डाइवर्जन, जो कि हमने अभी जस्ट आपको समझाने की कोशिश करी। सैन एंड्रेस फॉल्ट जो है वो एक राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप होते हैं, जिससे हमने टेक्सटल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये अभी हाल ही में जो कैलिफोर्निया में, हाल ही क्या मतलब लास्ट सेंचुरी ही बोलेंगे, शायद 1905 के आसपास आया था, जो सैन एंड्रेस में फॉल्ट बना, वो राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप और डेक्स्ट्रल मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सैन एंड्रेस फॉल्ट जो बना है, वो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के जो बीच में जो शेयर स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इसकी फोटो है, हम लोग आप देख सकते हैं, जो पैसिफिक प्लेट है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है, और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है अब ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि ये अपनी जगह पे खड़ी हुई है। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये राइट की तरफ शिफ्ट, क्योंकि पानी में जाके तो कोई देखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देख भी सकते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं शिप वगैरह से, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कि बिल्डिंग्स हैं, जो कि हाईली डैमेज जो चीज़ें होती हैं वो यहीं पे होती हैं, तो हम लोग इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं
कि हाँ ये जो प्लेट हो रही है राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इसीलिए साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट ने इन्हें नाम दे दिया राइट लेटरल डेक्स्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, जिन्हें हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, जिसमें होते हैं पी वेव्स एंड एस वेव, और वहीं सरफेस वेव में आर वेव्स एंड एल वेव्स फॉर्म्स होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग इसमें समझते हैं कि पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं। तो पी वेव्स जो मतलब बॉडी वेव्स हैं, बेसिकली दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। जिसमें कि हम बॉडी वेव्स होती हैं मूव्स इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब सपोज ये हमारी अर्थ है, यहाँ से अगर यहाँ पे अर्थ वेव मतलब पी वेव्स या एस वेव्स जनरेट हुई, तो ये पूरा अंदर तक जाती हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, सपोज यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई तो ये यहाँ भी जाएंगी और यहाँ पर भी क्रॉस करके जाएंगी, तो इसे हम लोग एंटीपोड बोलते हैं। ये जो पार्ट बनेगा इसे हम लोग एंटीपोड कहते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि जो ये जो पी वेव और एस वेव होती हैं हर जगह से जाती हैं, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अर्थ की डेंसिटी की वजह से, तो वो कुछ एरिया को पार नहीं कर पाती, तो वहां पे शैडो जोन बनता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे, शैडो जोन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ, तो पहले पी वेव्स के बारे में जान। पी वेव्स जो होती हैं इसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर की होती हैं एंड सिमिलर टू साउंड वेव्स होती है। जैसे साउंड वेव्स नहीं होती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इस तरह से साउंड वेव्स की तरह मानी जाती है, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। एस वेव्स क्या होती है सेकेंडरी, जिसे हम ट्रांसफर इन नेचर कहते हैं। वेव प्रोग्रेस सिमिलर टू रिपल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सपोज कोई तालाब है, मान लीजिए आपने यहाँ पे तालाब देख लिया, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आप इसमें पत्थर फेंक रहे हैं, तो जो वेव्स जनरेट होंगी वो कैसे होंगी, ऐसे। और मतलब किनारे की तरफ जाते जाते उनकी जो स्पीड है या इंटेंसिटी है वो काफी लो हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी देखेंगे आप तालाब के किनारे या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एस वेव इस तरह से चलती हैं। प्राइमरी वेव्स fastest among the all seismic waves recorded on the first recorded first on the seismograph। पी वेव्स को ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड कंप्रेशनल, जैसे कि हमने अभी बताया। पी वेव्स डेंसिटी डिफरेंस होती है मटेरियल लीडिंग एक्सट्रैक्टिंग रिफ्लेक्शन एंड स्क्वीजिंग। पी वेव्स जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के बाद इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं कर पाती। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से पास करती हैं। इनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। तो जैसे हमने बताया कि पुश और पुल की तरह होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ खींचते हैं स्प्रिंग की मान लीजिए, उस तरह से देख सकते हैं, पुश पुल की तरह होती है। तो एग्जांपल गिटार, साउंड वेव, ठीक है, इस तरह से होती है। लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, इनकी इंटेंसिव फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हम इसे पी वेव्स को देख सकते हैं। वही है कि ट्रेम्पलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज दीज वेव अप्स एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन में। पी वेव्स की जो स्पीड होती है 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। ये फिर कुछ फैक्चुअल डेटा भी मैंने इसमें डाला हुआ है, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछता है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, और कई सारे सेट के एग्जाम हो, तो उनमें ये फैक्चुअल डेटा इजीली पूछ सकता है। अभी जो हमारे सामने वैकेंसी आने वाली है DSSB की है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कई तरह के एग्जाम्स में फैक्चुअल डेटा बहुत ही ज्यादा पूछता है। वही चीज़ है कि पी वेव जो है 1.7 टाइम्स फास्टर देन द एस वेव। एस वेव से 1.7 टाइम फास्टर होती है प्राइमरी वेव। चलिए सेकेंड वेव्स की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी वेव क्या कह रही है, सेकेंडरी वेव जो होती है पी वेव्स के बाद सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करी जाती है। इसे हम एस वेव कहते हैं, ट्रांसफर वेव, शेयर वेव एंड डिस्टॉर्शनल वेव भी कहा जाता है। वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स की तरह होती है, ट्रफ एंड क्रस्ट के फॉर्म में होती है, और एस वेव अराइव एट द सरफेस एट द पी वेव। जो पी वेव्स के बाद एस वेव जो है हमें सरफेस पे दिखाई पड़ती है। दिखाई क्या, उसका डिस्ट्रक्शन और इंटेंसिटी की वजह से जो भी लॉस वगैरह होगा वही हमें पता चलेगा। जो इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है पी से थोड़ा सा ज्यादा होती है, और साइड टू साइड चलती है हॉरिजेंटली। जैसे कि मतलब अभी मैंने बताया कि ऐसे पहले जनरेट होगी फिर ऐसे होगी, और धीरे धीरे जाके किनारे की तरफ इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। एस वेव जो होती हैं पास थ्रू फ्लूइड से पास नहीं कर पाती हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, लिक्विड और गैसेस से ये पास नहीं कर पाती हैं। दे ट्रेवल वेरिंग वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू shear distance थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सॉलिड पार्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी से ये पार कर पाती है। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस वेव्स को जैसे हमने अभी देखा कि दो तरह की होती है सरफेस वेव। एक हम सरफेस वेव को एल वेव कहते हैं और एक होती है रेल वेव होती है। तो सरफेस वेव क्या होती है? सरफेस वेव मतलब भाई बॉडी वेव इंटरेक्ट विद सरफेस विच जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स एंड इज लॉन्ग और एल वेव। दीज वेव मूव ओनली अलोंग द सरफेस। पी वेव्स आने के बाद एस वेव आने के बाद क्या आती है? सरफेस वेव मतलब एल वेव्स आती है जो कि सरफेस पे मूव करती है। हालांकि क्या होता है कि इसका ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से बहुत ही जान माल की नुकसान हम देख सकते हैं। सरफेस वेव्स आल्सो लॉन्ग पीरियड वेव्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेव। इनकी जो वेवलेंथ होती है काफी लॉन्ग होती है जिसकी वजह से ये काफी देर बाद हमें दिखाई पड़ते हैं। They lose energy more slowly with distance than body waves because they travel only across the surface, unlike body waves which travel all way. Body wave हर डायरेक्शन में मूव कर पाती है, बट सरफेस वेव सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर मूव करती है। सरफेस वेव आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग द अर्थक्वेक वेव। अगर सरफेस वेव पहुंच रही है तो सबसे ज्यादा यही डैमेज क्रिएट करती है। जितने भी अर्थक्वेक आए हमने उन पे ये देखा कि जो भी अभी हाल ही में शायद इटली में अर्थक्वेक आया था लास्ट ईयर, तो हमने उसमें यही देखा था कि जो भी सरफेस पे हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन देखा वो किसकी वजह से हुआ होगा? वो एल वेव्स की वजह से हुआ होगा। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आई, फिर उनके बाद सेकेंडरी वेव्स आई। उनमें भी कैपेसिटी है थोड़ा बहुत डैमेज क्रिएट करने की। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग होगी तो ज़रूर ही वो कोलैप्स हो जाएगी, या फिर अब भाई मटेरियल जिस मटेरियल से बना होगा उसकी एज होगी। तो जो सेकेंडरी वेव्स है उनमें हालांकि उतनी ताकत तो नहीं थी, बट फिर भी इतनी ताकत तो थी जो पुरानी स्ट्रक्चर थे उन्हें वो गिरा सकते थे। उसके बाद आता है सरफेस वेव जो कि होती है उसमें एल वेव। एल वेव जो होती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वही क्रिएट करती है जो नए मटेरियल जो बिल्डिंग होती है चाहे जैसे भी हो उसे वो गिराने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। लव वेव का नाम ऑगस्टा एडवर्ड ह्यू हॉग लव के बारे की वजह से उनके नाम पर ही उन्होंने इसकी खोज करी थी और उन्होंने ही उनके नाम पे ही इन्हें लव वेव्स कहा जाने लगा। द फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव्स ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब ये साइड टू साइड चलती है सब ऐसे, जैसे स्नेक मूव करता है ऐसे ऐसे, जैसे स्नेक मूव करता है ऐसे, वैसे ही ये मूव करती है साइड टू साइड। रेले वेव्स क्या होती है? रेले वेव rolls along the ground just like a wave roll around the lake and the ocean because ये रोल करती चलती हैं। इट मूव्स अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। इनके साथ क्या होता है? ये अप डाउन भी मूव करेंगी एंड साइड टू साइड भी मूव करेंगी इन द सेम डायरेक्शन इन द वेव इज मूविंग। मोस्ट ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक इज ड्यू टू रेडिएशन। जितना भी हम लोग मतलब जो हम लोग देखते हैं शेक करता है डैमेज होता है वो रेले वेव्स की वजह से हम लोग देख सकते हैं। हाउ डू सिस्मिक वेव हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर? सिस्मिक वेव्स की वजह से हमें कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल रहा है? ये जब कई सारे लोकेशन पे सिस्मोग्राफ वगैरह रखे जाते हैं उनसे डिसाइड किया जाता है। जो उनके जो वेव्स होती हैं उनके आने का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आती हैं, जैसे कि पी है, एस है, एल है, तो इस तरह से उनकी जो आने का टाइम लैग है उससे डिसाइड किया जाता है कि मतलब अर्थ के इंटीरियर में वो किस तरह से मूव कर पा रही है। तो जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी में कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। तो लो डेंसिटी होगी तो वो पार कर जाएंगी, हाई डेंसिटी होगी तो वहाँ पे वो ट्रैक हो जाएंगी या फिर काफ़ी देर बाद वहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। तो इस वजह से हम इनको बारे में देख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे कि जो सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए तीन स्टेशन होते हैं, बेसिकली ऐसे ही किया जाता है। तो एक आर्क शेप में बनता है। तो एक आर्क यहाँ से रखा जाता है, एक आर्क यहाँ से रखा जाता है और एक आर्क यहाँ से रखा है। तो सपोज वो जहाँ पे क्रॉस करते हैं तो उसे हम एट द सेंटर के वैसे माना जा सकता है। इस तरह से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करी जाती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं शैडो जोन क्या होता है। पी वेव और एस वेव जो है वो शैडो जोन बनाती हैं। तो हम देखते हैं कि भाई शैडो जोन क्या होता है। एस वेव डू नॉट ट्रेवल इन अ लिक्विड।
जो एस वेव होती है वो लिक्विड से पास नहीं कर पाती, तो उनका शैडो जोन कैसे होगा, आइए जानते हैं। The entire zone beyond 103 degrees does not receive wave. Hence the zone is identified shadow zone. जो 103 डिग्री के बाद जो एस वेव है वो नहीं क्रॉस कर पाती हैं, जैसे कि ये है, वहां पे छोड़ी, यहाँ पे देखते हैं। प्राइमरी वेव्स क्या है, जैसे कि हमने देखा प्राइमरी वेव है सबसे निकल पा रही हैं, तो यहाँ से प्राइमरी वेव निकल रही हैं तो डिस्टॉर्ट हो रही हैं, जैसे कि डेंसिटी कोर की अलग है, मेंटल की अलग है, तो इस हिसाब से जो प्राइमरी वेव है वो यहाँ पे जाती है, जो मतलब ये एरिया होता है इसे एंटीपोड कहते हैं, जो मतलब एक रीजन से मतलब अर्थ की दूसरी तरफ वो क्रॉस करता है उसे एंटीपोड कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स जो हैं वो यहाँ से जाती हैं, जैसे कि इस एरिया में, जैसे कि डेंसिटी के थ्रू जो डिफरेंट वॉल्यूम है वहाँ पे एलिमेंट उस अर्थ का, तो वहां से वो क्रॉस नहीं कर पा रही, तो हम ये देख रहे हैं कि इस 103 डिग्री से 142 डिग्री तक का प्राइमरी वेव्स नहीं जा पा रही है, तो इसे इनको नाम रख दिया गया शैडो वेव्स। और एस वेव्स जो है यहाँ पे, जैसे कोर है, कोर को पास नहीं करवा रही, जैसे हमने देखा कि एस वेव कहाँ पास कर पाती है, एस वेव किसमें चलती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है एस वेव, एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है, वो लिक्विड और गैस में नहीं पार कर पा रही है। तो हमने यही देखा कि जो एस वेव है वो यहाँ से क्रॉस करती है, 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री के बीच में वो बेंड हो रही है। इसका मतलब वो पी वेव्स की तरह अर्थ के दूसरी तरफ नहीं जा पा रही, उसका कोई एंटीपोड नहीं बन रहा है, तो एस वेव का जो एंटीपोड है वो 103 डिग्री के ऊपर ही बनेगा। तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी गई है कि 78 डिग्री 2 इंटू को उसको लेस किया गया 142 से 103 के बीच में, ये 102 से 142 से 103 के बीच में, तो दोनों तरफ बन रहा है, तो इसे ही 2 से मल्टीपल करके 78 के आसपास आएगा। और 154, अर्थ हमारा 360 होता है, तो 103 से 103 को ऐड करके हम 360 से पूरे मतलब होल ग्लोब से डिवाइड कर देंगे तो हमें 154 डिग्री मिल जाएगा, ये होता है एस का 154 डिग्री, एस का शैडो जोन होता है। ठीक है, वही चीजें इसमें यहाँ पे दी हुई है कि 144 फ्रॉम एपिसेंटर रिसीव्स द पी वेव बट नॉट फ्रॉम एस वेव, सॉलिड इनर इट गिव्स क्लूज अबाउट सॉलिड, तो वही चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो वही ये है, जैसे कि पी वेव्स है, इसका मूवमेंट, एस वेव एंड सरफेस वेव, जैसे कि आपने एल वेव देखा था, इसका एम्पलीट्यूड देख लीजिए, इससे कितनी ज्यादा शेक करता है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव वही मैंने बताया जो कि गिटार के तरीके मूव करती हैं। ये है पी वेव का, कितना नॉर्मल रहता है क्योंकि ये फास्टली निकल जाती है। एस वेव स्नेक लाइक पैटर्न बनता है। रेले वेव्स क्या करती हैं, रेले वेव्स जो हैं मतलब वर्टिकल भी मूव करती हैं और थोड़ा बहुत साइड में भी मूव करती हैं, तो इनसे डैमेज भी होता है और मोस्ट ऑफ द शेकिंग भी होता है। लव वेव्स जो होती हैं मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इनकी वजह से हम सरफेस पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख पाते हैं। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन अ डीप फोकस, जो अर्थक्वेक होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं, एक शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड द डीप अर्थक्वेक। जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो बेसिकली 0 से 700 किलोमीटर के बीच में जो 3 जोन होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं 0 से 70 किलोमीटर गहरे उसमें आते हैं, और इंटरमीडिएट होते हैं वो 70 से 300 किलोमीटर डीप आते हैं, जो डीप अर्थक्वेक होते हैं वो 300 से 700 किलोमीटर तक आते हैं। तो जो सबडक्शन जोन होता है वही हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबडक्शन स्लैब जो है, जो बेनियोफ जोन मतलब वेदांती और बेनियोफ जोन जो है, जिसे हम यहाँ पे हम देखते हैं एस्ट्रोनोस्फेयर में, वहां पे जाके जो भी हैवी प्लेट होती है वहां पे जाके वो मेल्ट हो जाती है। तो कई बार हम देखते हैं कि इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक होते हैं, मतलब एक ही प्लेट में कुछ रप्चर्स पड़ जाते हैं उसकी वजह से हो जाता है, कोलिजन हो जाता है प्लेट्स के बिटवीन में, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी रिलीज इन द अर्थक्वेक about 12 to 15% comes from the intermediate earthquake and 3 to 5% deeper earthquake and 70 to 85% shallow earthquake। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक होते हैं वो शैलो अर्थक्वेक ही होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं
और उनमें इतनी कभी कभी कैपेसिटी नहीं भी होती कि वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकें। तो छोटे मोटे अर्थक्वेक हम रोज कहीं ना कहीं ऐसे सुनने में मिल जाता है कि अर्थक्वेक आया हुआ है, तो वो शैलो जोन में ही हम देख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक को हम देखते हैं तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो क्या क्या कवर किया हुआ, कौन कौन से रीजन? जापान है, एलिशन आइलैंड है, न्यूजीलैंड है। तो ये सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हैं। यहाँ पे कितना 68% अर्थक्वेक आते हैं इस पे। और बचे कुछ सेकंड बेल्ट कौन सी है? अल्पाइन बेल्ट, जो कि हिमालय और अल्पस रीजन में हम देख सकते हैं। 15% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जहाँ पे अर्थक्वेक हम देख पाएंगे। और जैसे कि रिफ्ट वैली, कई जो मतलब टेंशन क्रिएट होने की वजह से रप्चर्स बढ़ गए हैं, और जैसे ईस्ट अफ्रीका में, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब मेजर अर्थक्वेकली यहीं पर ही आते हैं। ये देखिए यूरेशियन प्लेट, हाँ ये रही यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है अप्रॉक्स 68% के आसपास हम यहीं पर देखते हैं। 68% अर्थक्वेक यहाँ पे ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ अर्थक्वेक जोन एरियाज भी हैं ये, और ये जो मेजर अर्थक्वेक एरियाज है जहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये आप देख सकते हो कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही है। ये यहाँ पे नाज़का प्लेट हो गई, जो कि एंडीज फॉर्मेशन, एंडीज को फॉर्म किया इसने साउथ अमेरिकन प्लेट्स के बाद। ये हमारी पैसिफिक प्लेट हो गई जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये सब पूरा जो भी है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। और ये जो रीजन है हमारा अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि जॉर्डन तक जाती है, और ये जो रीजन है एल्पस का, हिमालय का, क्योंकि हिमालय तो आज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी हमने जैसे कि अभी हमने देखा ही था कि जो हिमालय की जो आई थिंक कुछ सेंटीमीटर हाइट फिर से बढ़ चुकी है। तो इसका ये रीजन यही है कि जो हमारा जो प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव करती रहती हैं। कुछ की स्पीड काफ़ी स्लो भी हो सकती है, और कुछ की स्पीड काफ़ी तेज भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या अंतर है? तो मैग्नीट्यूड जो है एनर्जी के रिलीज होती है उसको मेजर करता है, और इंटेंसिटी जो होती है वो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट के उनके थ्रू बनाया गया था, जो कि इफेक्ट उनका क्या लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन स्ट्रक्चर उसे कैसे हार्म पहुंचा रहा है, इस तरह से उसको हम जानते हैं। क्योंकि इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंसिटी से आया, उसने क्या तबाही मचाई, और मैग्नीट्यूड मतलब कितनी उससे एनर्जी निकली। ये हमें इन मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी स्केल के थ्रू पता चलता है। जो ये 0 से 10 के बीच में होती है, और इंटेंसिटी जो होती है वो 0 से 12 के बीच में करी जाती है। ये मतलब वही विजिबल डैमेज को दिखाता है, और ये एनर्जी को इंक्रीज दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है बेसिकली। ये कुछ मैंने लिस्ट डाली हुई है जो कि हमारे अर्थ पे मेजर अर्थक्वेक आए हुए थे। सबसे ये रिक्टर मैग्नीट्यूड पे होता है कि अगर लेस देन 2.0 है, माइक्रो है, तो वो फेल्ट भी नहीं होता है बेसिकली। 2.9 तक है तो माइनर है, हो सकता है फील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर मतलब ऐसी रीजन में है कि पूरा जैसे सवाना एरिया है, तो वहाँ पे रेगिस्तान है पूरा, सहारा में, तो वहाँ पे बेसिकली कोई रहता नहीं तो फेल्ट भी नहीं होता। लेकिन सिस्मोग्राफ पे तो मेजर होगा ही ना, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, सिस्मोग्राफ पे तो मेजर होता ही है। तो अगर किसी ऐसे रीजन में है जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे डैमेज क्रिएट भी कर सकता है। तो 3.9 माइनर टू लाइट, नोटिसेबल शेकिंग, मिनिमल डैमेज। 4.9 है लाइट टू मॉडरेट, फेल्ट बाय मैनी लोग, कई सारे लोगों ने फेल्ट भी कर सकते हैं, मॉडरेट डैमेज भी डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर वीक है तो वहाँ पे डैमेज डेफिनेटली हमें दिखाई पड़ेगा। फिर वही 5.9, 6.9 स्ट्रॉन्ग टू मेजर, कैन कॉज सेवरल डैमेज को कॉज करेगा। 7.9 मेजर सीरियस डैमेज को करेगा, जो काठमांडू में आया था 2015 में। तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड था अप्रॉक्स 7.3 के या 7.5 के अप्रॉक्स था, मतलब वो 7 में ही था।
तो उसने काफी तबाही मचाई थी काठमांडू में। 8.9 तो सबसे ज्यादा होता है, डिवास्टेटिंग एरिया सेवरल हंड्रेड। और ये 7.9 का ये सैन फ्रांसिस्को में भी फेल किया गया था जब ये सैन एंड्रेस फॉल्ट वाला था। तो आई थिंक 7 के ही अप्रॉक्स उसका मैग्नीट्यूड रहा होगा। 9, चिली में वाल्डिवा में आया था कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन। और ये सुमात्रा जो 2004 में सुनामी आई थी, वहां पे भी 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फील किया गया। सॉरी। ये आगे देख लेते हैं। ये इंटेंसिटी के बेस पे है, नॉट फेल्ट बाय पीपल, स्ट्रक्चरल डैमेज। तो ये कुछ मैंने ऐसी लिस्ट डाल दी है, आप समझने के लिए काफ़ी बेटर है, एक इजी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये इसकी मैं बात कर रहा था, 1906, सॉरी 1907 मैंने बोला है, 1905 बोला होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। 1906 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आया था 7.9 का मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी थी 11 की। 700, ये मतलब रिटर्न डेटा है, बट आई डोंट थिंक कि इतना आया होगा। इस पे एक मूवी भी बनी है सैन एंड्रियास करके, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिली थी। और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो वहाँ पे कितनी जान माल का नुकसान हुआ होगा। फिर 1908 में आया 7.5 का। फिर 777 के कोटा पाकिस्तान में आया, असम में आया 1950 में 8.7 का। ये वालडीवा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1960 में आया चिली में 9.5 का। प्रिंस विलियम अलास्का 9.2 का। लोमा प्रीटा कैलिफोर्निया 7.1। ये कुछ मेजर अर्थक्वेक हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। सुमात्रा 2004 की सुनामी जिसने इंडिया में लाया था, 2 लाख लोग मरे थे इंडोनेशिया में, इंडिया में उतना नहीं अफेक्ट किया, लेकिन तब भी काफ़ी था। जैसे कि तमिलनाडु का कोस्ट, आंध्रा, बंगाल के आसपास बहुत प्रॉब्लम फेस करी गई थी। उड़ीसा के आसपास बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अर्थक्वेक की वजह से अपना खो दिया। पहले अर्थक्वेक आया, फिर सुनामी, और जिसकी वजह से हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 के सुनामी में ही सबमर्ज हो गया था। तो ये कुछ मैंने अर्थक्वेक की लिस्ट डाली हुई है, आप देख सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक लिस्ट इन इंडिया, तो 58% इंडियन टेरिटरी बनने पर अर्थक्वेक जो एरिया है, जो हमारे अर्थ का मतलब इंडिया का 58.6% एरिया ऐसा है जो अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करता ही करता है। इसमें कि कच्छ का अर्थक्वेक 1819 8.3 मैग्नीट्यूड, असम 1897, बिहार नेपाल अर्थक्वेक 1934 8.4, कोयना अर्थक्वेक ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि ये कोयना एक डैम है कावेरी नदी पे आई थिंक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो डैम के थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हुआ, उसकी वजह से 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया आया था। उत्तरकाशी किलारी में 6.4, भुज 7.7, ये 26 जनवरी को ही आया था, इस पे भी मूवी बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में आया 2005 में। इंडिया नेपाल, इसकी मैं बात कर रहा था जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था बीए फर्स्ट ईयर का, तब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया था। तो काफी भयानक मंजर था, बहुत हम लोग परेशान हो गए थे। चलिए, 2004 में इंडियन ओशियन में आई, 2001 में भुज में आया, 1934 बिहार में, किन्नौर का अर्थक्वेक, लातूर का अर्थक्वेक। सो ये सब कुछ ऐसे अर्थक्वेक हैं जो हमारे इंडिया में काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड पे आए हुए थे। अब ये क्या है, व्हाई इज दिल्ली सो प्रोन टू द अर्थक्वेक? ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो दिल्ली है, वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली 3 फॉल्ट है। जैसे सोहना फॉल्ट है, मथुरा फॉल्ट है, एंड दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट। यहाँ पे क्या है कि इन जब प्लेट्स वगैरह मूव कर रही थी, तो यहाँ पे 3 फॉल्ट जन पड़ गए। अब तो क्या है कि और जो नदियां हैं, जैसे कि यमुना रिवर है, तो उसकी वजह से कई सारे जो भी अनस्टेबल सिल्ट और सैंड जमा हो गया वहाँ पे। तो अब वो इतना ज़्यादा मतलब, और हमारा जैसे कि हम देख ही रहे हैं जो दिल्ली है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन और कितना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ज़रा सा भी ट्रेमर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो ह्यूमंस के लिए तो काफ़ी डिवास्टेटिंग तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली वही है कि 3 सिस्मिक फॉल्ट पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आता ही रहता है।
और जो पुराने स्ट्रक्चर हैं वो हमेशा ही कोलैप्स कर जाते हैं। और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पॉपुलेशन प्रेशर, बिल्डिंग्स का प्रेशर, तो ये सब चीज़ें भी अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकती हैं। हालांकि उतना तेज नहीं आता होगा, बट फिर भी जो फॉल्ट लाइन में अगर हम ये अपने जो रैन बसेरे बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस तो होना ही होना है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो हमारा इंडिया है अर्थक्वेक जोन में बटा हुआ है। और जब 2015 में 2015 में भी आया था अर्थक्वेक, जब काठमांडू में आया था। और एक अर्थक्वेक रिसेंटली भी आया था, आई थिंक 3.5 के आसपास अफगानिस्तान में। तो उसके जो ट्रेमर्स थे वो दिल्ली तक को फील करे गए थे, जबकि 3.3 का बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बावजूद वो इतनी दूर तक का फील किया गया। तो कारण यही है ना कि जब बेस ही हमारा पक्का नहीं है, जैसे कि हम घर बनता है तो हम ऑब्वियस सी बात है देखते हैं, तो हमारा जब बेस ही वीक होगा तो जो फॉल्ट लाइन है उसी वजह से, और जो अनस्टेबल सिल्ट और सैंड जमा हो गया है यमुना की वजह से, और जो कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनकी वजह से, तो अब जितना हम लोग उसमें वो रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेस हमारा मजबूत नहीं, तो जरा सा भी शेक होगा तो अर्थक्वेक तो फील होगा ही होगा। तो ये कुछ रीज़न है जो हमें दिल्ली में अर्थक्वेक फील होते हैं। ये हमारा सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया 2002 में ये इंटेंसिटी मैप बनाया गया था। तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। तो जोन 2 जो है लो रिस्क जोन होता है, जो कि ये है ये है लो रिस्क जोन। जोन थर्ड जो ये येलो वाले एरिया है, ये इसमें यूपी भी आता है और एमपी के कुछ पार्ट है, गुजरात के पार्ट है। तो ये मॉडरेट रिस्क में रहता है। इंटेंसिटी लेवल 7 का रहता है यहाँ पे। जोन 4 जो है हाई रिस्क जोन होता है। तो ये जोन 4 जो ऑरेंज वाले जोन है, ये दिल्ली जो हमारा है ये हाई रिस्क में रहता है। और जोन 5 जो है, जैसे उत्तराखंड है, ये नेपाल है, बिहार के से लगा एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो एरिया है, ये पूरा वेरी हाई रिस्क जोन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है अर्थक्वेक में रीजन में डिवाइड किया गया है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं आई थिंक प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था इसमें। फ्लिंट इंडियाल रीजन क्या होता है? फ्लिंट इंडाल रीजन क्या होते हैं? तो उसमें क्या हुआ था कि ये सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज किया गया 1965 में फ्लिन एंड इंडाल से। फ्लिन एंड इंडाल द्वारा ये प्रपोज किए गए। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो ये स्टैंड बनाया गया था, उसके बाद इसे आई थिंक रीडिफाइंड किया गया और 1974 में उसके बाद लेटेस्ट वर्जन जो है इसका 1996 में आया। तो इसमें अर्थ को जो 50 सिस्मिक रीजन में डिवाइड किया गया है। और इसमें इसको 50 मतलब कि मेन सिस्मिक रीजन थे, और उसके बाद 754 जियोग्राफिकल रीजन में भी इसे बांटा गया है। तो ये मेरी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी गई थी। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ जैसा आप चाहें आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और लगता है कि मैं पढ़ाने के लिए मतलब ठीक से पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। हालाँकि ये मेरा पहला ही टाइम है कि मैं एक पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना के थ्रू मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे एफर्ट में आपको ज़रा सा भी लगता है कि मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर मुझे मौका दिया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिएगा अपने साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच।